वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फीयर। माय नेम इज पीके द्विवेदी और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉनिक सेक्शन पार्ट 2। और इसमें जो भी मैं डिस्कस करूँगा उसका नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल ATC_मैथ्स पे आपको मिल जाएगा। कुछ भी नोट्स लिखने का ज़रूरत नहीं है। सर्कल जो है ATC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हैं इससे। तो मैं जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैंने कंप्लीट पूरी तरीके से सॉल्व किया इस लेक्चर के अंदर, और साथ में उसके अलावा जो हमने गेस किया जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको भी मैंने इसमें कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल कुछ बेसिक्स के साथ, क्योंकि ये बेसिक्स काफ़ी ज़रूरी है और आपको पता भी होगा। जस्ट रिकैप कर दे रहा हूँ कि अगर इस सर्कल का सेंटर है और एक मान लो ये कोई लाइन है या ये भी एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है? किसी भी कर्व के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन उसका कॉर्ड कहलाता है। तो ये भी यहाँ पे कॉर्ड है। मैंने क्या किया, सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो सेंटर से अगर किसी भी सर्कल के कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और साथ में काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी सर्कल के क्वेश्चन में आपको कॉर्ड दिख जाए तो आप उस पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। 99% चांसेस है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके। सेकेंड बात, कोऑर्डिनेट का मतलब समझा रहे हैं। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, इसका क्या मतलब है? इसका अगर ये ओरिजिन है अल्फा, एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का अल्फा है और वाई कोऑर्डिनेट बीटा। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। यहाँ सर्कल के यहाँ ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल आपको अल्फा चलना है और वर्टिकली आपको बीटा चलना है। एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट बीटा, मतलब ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली आपको अल्फा चलो, वर्टिकली बीटा चलो तो उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा है, मतलब ओरिजिन से आपको हॉरिजॉन्टली अल्फा चलना है, वर्टिकली बीटा चलना है ना। ए डिस्टेंस अल्फा, ए डिस्टेंस बीटा होता है। साथ में अगर ए अल्फा और ए बीटा है तो ए भी अल्फा और ए भी बीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखो, बहुत टाइम सर्कल में क्वेश्चन आते हैं कि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एक और छोटा सा बेसिक, जो लाइन किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है उसको हम लोग बोलते हैं उस कर्व का टेंजेंट। यहाँ पर एक्स एक्सिस इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये इसका टेंजेंट हो गया। और इन सर्कल अगर ये सेंटर है, तो अब सेंटर से अगर जिस पॉइंट पे सर्कल को टेंजेंट टच कर रहा है उससे अगर ज्वाइन करोगे तो ऑलवेज 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्या बोला मैंने? अगर सर्कल, कोई लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट है और उस जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच करता है, अगर उस पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन कर दोगे तो टेंजेंट और इस रेडियस के बीच में एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ओके। तो आगे हम इसको कनेक्ट करते हैं और भी मान लो ये सर्कल है और इसका रेडियस r बता दिया। इससे और क्या इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं? अच्छा, इसका रेडियस r है, मतलब ये वाला डिस्टेंस r है। तो ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट आएगा, वर्टिकली चलेंगे तो y कोऑर्डिनेट आएगा। मतलब हमें अगर उसका रेडियस दिया है तो उसके सेंटर का y कोऑर्डिनेट भी r ही होगा। x कोऑर्डिनेट को मैंने ब्लैंक छोड़ा, उसके लिए और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके पास होगा। उसी तरीके से मान लो हमें बोल दिया कि सर्कल जो है y एक्सिस को टच कर रहा है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा जहां पर y एक्सिस को इसको टच कर रहा है, उसको सेंटर से ज्वाइन किया, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। सेम उसी प्रॉपर्टी से अब क्या करना है, तो ए वाला रेडियस है और तो ए डिस्टेंस r होगा और आप उस हिसाब से देखोगे। और यहाँ ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो x कोऑर्डिनेट, वर्टिकली चलेंगे तो y कोऑर्डिनेट। तो ए डिस्टेंस इक्वल है, तो मतलब इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो r के इक्वल होगा। जब भी कोई सर्कल y एक्सिस को टच करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट, सेंटर का x कोऑर्डिनेट और रेडियस इक्वल होता है। इसको ज्यादा लर्न करने का जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखो। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो डायग्राम जरूर बनाइए, ठीक है? फिर ये सारा चीज ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। एक और बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक्चुअली सर्कल में काफी यूजफुल है। और एक्चुअली स्ट्रेट लाइन से है, लेकिन सर्कल की इक्वेशन को पता करने में ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है? एक पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, कोई पॉइंट आपको दे दिया और एक लाइन दे दिया, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बोला इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करो। तो क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, यही लेंथ हमें चाहिए। तो आपको करना क्या है, इस पॉइंट को इस लाइन में लोड कर दो, इस पॉइंट को इस लाइन में लोड कर दो। लोड करने का क्या मतलब है, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अल्फा है, y कोऑर्डिनेट बीटा है। मतलब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट अल्फा है, आप क्या करो, उस लाइन में जहां x लिखा हुआ है वहां अल्फा लिख दो, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बीटा है
तो इस लाइन में जहां भी y लिखा हुआ है वहां बीटा रख दो। पहला पॉइंट क्या है, आप उस पॉइंट को उस लाइन में लोड करो। मैं लोड करता हूं, x के जगह अल्फा और y की जगह बीटा प्लस सी। और आपको डिवाइड करना है किससे, आपको डिवाइड करना है किससे, जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है a, उसका स्क्वायर प्लस जो y का कोफिशिएंट है इस लाइन में उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट के अंदर डाल के आप डिवाइड कर दो। और चूंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस लगा लिया। अगर पॉजिटिव आता है तो कोई बात नहीं। बात आपको समझ में आया, एक छोटे एग्जांपल के से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पॉइंट 3,4 है, इससे मैं चाह रहा हूँ इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। इस पॉइंट को इस लाइन में लोड करो, जहां पे x है वहां 3 रखो, जहां पर y है वहां 4 रख दो। -2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है -2, इसका स्क्वायर, और y का कोफिशिएंट क्या है 3, इसका स्क्वायर, इसका मॉडुलस। ये कितना आ रहा है -6 -12 और +12। ओहो अनफॉर्चुनेटली ये क्या हो रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। 0 डिवाइडेड बाई √13, ये तो 0 हो गया। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये पॉइंट ना इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर गया। मैंने खुद ऐसे रैंडम एग्जांपल लिया था, लेकिन प्रोसीजर यही है। सर्कल में क्वेश्चंस करेंगे तो और भी चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जो हम लास्ट क्लास आपको लर्न करवाया था, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है। इस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है अगर a इक्वल टू b होगा, h इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को फिर से लिया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है, देख लीजिए। इफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्यू एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6qx प्लस 30y प्लस 6q इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ सर्कल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। p और q का वैल्यू आपको पता करना है। देखो पहला कंडीशन, a इक्वल टू b होना चाहिए। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ये दोनों सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ p है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 3 है, p का वैल्यू 3 आ गया। सेकेंड कंडीशन है h 0 होना चाहिए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x y शुड बी 0। यहाँ x y का कोफिशिएंट क्या है 2 माइनस q, ये 0 होना चाहिए, तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। बस हो गया। चलिए अब सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखना शुरू करेंगे। मेनली अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एटीसी में वो इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो अगर हमें सर्कल का सेंटर पता है, लेट से h, k और उसका रेडियस r है, तो उसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो क्या होता है, इसका सेंटर h है और h, k है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। h, के सेंटर है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, इसका इक्वेशन हो जाता है। और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैं सर्कल का सेंटर 1, -2 दिया है और रेडियस 3 दे दिया और इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखो, तो x माइनस समथिंग y माइनस समथिंग इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा, सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना है 1, यहाँ पे क्या आएगा, सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना है -2, तो हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब एक इसका रिवर्स क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो हमें सर्कल का इक्वेशन इस तरीके से गिवन है और बोला इसका सेंटर और रेडियस पता करो। कोई बात नहीं, फर्स्ट ब्रैकेट को 0 करेंगे x माइनस h को, तो x इक्वल टू h आ जाएगा, सेंटर का x कोऑर्डिनेट। सेकेंड ब्रैकेट को 0 करेंगे, y माइनस k इक्वल टू 0, y इक्वल टू k, सेंटर का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट को 0 करो, x प्लस 2 को 0 किया, x का वैल्यू क्या आ गया -2, मतलब सेंटर का x कोऑर्डिनेट -2 है। सेकेंड ब्रैकेट को 0 करो, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 आ गया, मतलब सेंटर का y कोऑर्डिनेट है, इसलिए सेंटर आ गया -2, 3। ओके, और एक और बात कि एटीसी में मैंने क्वेश्चन देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें x और y दोनों हैं, दो वेरिएबल है हमारे पास।
तो इस पूरे इक्वेशन को f ऑफ x कॉमा वाई से इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई मतलब जैसे कैलकुलस में आपने देखा है कि अगर एक ही अननोन रहता है, एक ही वेरिएबल रहता है, उसको लिखते हैं f ऑफ x। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो अननोन है, इसलिए अगर सर्कल की इक्वेशन को सिंबल से रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 0। ओके, सर्कल के इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। उसमें क्या होता है, सर्कल का सेंटर 0,0 होता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बस h के जगह 0, k के जगह 0 रख दो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको लर्न करना है। लर्न करना आसान है, कैसे आपको बताया था सेकेंड डिग्री इक्वेशन में h का वैल्यू 0 रख दो और a इक्वल टू b रख दो, तो h इसमें है ही नहीं, तो क्या बच गया, h वाला टर्म गायब हो गया और साथ में a और b दोनों का वैल्यू मैंने 1 रख रखा है। तो ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर होता है माइनस g कॉमा माइनस f और इसका रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इसका सेंटर होता है माइनस g कॉमा माइनस f और रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। और ये फार्मूला जब तभी एप्लीकेबल है जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों इक्वल टू 1 होगा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। बोला ये इक्वेशन लिख दिया, बोला फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अच्छा, ये जनरल फॉर्म है। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं एक्स होगा, तो पहले हमें g और f पता करना पड़ेगा। g और f पता करना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है। x का कोफिशिएंट होता है वो 2g होता है, 2g का वैल्यू 4 है, तो g का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। y का कोफिशिएंट 2f होता है, 2f का वैल्यू -6 है, तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। c कांस्टेंट टर्म्स है वो -12 है। अब इसका सेंटर अगर लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा -g -2 -f दैट इज 3। और अगर आप इसका रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी का वैल्यू रख दो 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ -12, है कि नहीं। जी और एफ और सी का वैल्यू रख दिया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13 प्लस 12 तो √25। इस सर्कल का जो रेडियस आ गया वो 5 आ गया। ओके, इस कैटेगरी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 नहीं है, तो अगर इस सर्कल का सेंटर रेडियस पता करने बोल दिया तो आप डायरेक्टली उस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे कि सेंटर -g -f है एंड रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c है। पहले आपको इस दोनों के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। दोनों का कोफिशिएंट 3 है, तो क्या करना है, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 3 से कर दिया तो हर टर्म के नीचे 3 आ गया, ये कैंसिल आउट a2 a3 और a4 आ गया। अब ये उस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, एक एटीसी में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले कुछ बेसिक्स। f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0 तो समझ में आया, उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें x y दोनों है, तो इस सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है क्योंकि सर्कल में x y दोनों होता है। और अगर किसी भी कर्व का इक्वेशन x y दोनों है, उसमें अगर उसमें आपने y का वैल्यू 0 रख दिया, उसका क्या मतलब होता है, उसका अगर किसी इक्वेशन y का वैल्यू 0 रखा है, इसका मतलब है कि वो y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। मतलब अगर उस इक्वेशन आपने y इक्वल टू 0 रखा, उसमें सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, वो x का 2 वैल्यू देगा, वो x का दोनों वैल्यू वो होगा जहां पर वो कर्व x एक्सिस को कट कर रहा होगा, उन दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दे देगा। मान लो हमने सर्कल के इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखा, वो सर्कल जहां जहां x एक्सिस को कट कर रहा होगा दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दे देगा। मान लो x का वैल्यू अल्फा एंड बीटा आया, मतलब उस पॉइंट का पहला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अल्फा और दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बीटा है। ये पॉइंट हो जाएगा अल्फा कॉमा 0 और ये पॉइंट हो जाएगा बीटा कॉमा 0। उसी तरीके से किसी भी कर्व में अगर के इक्वेशन में अगर आपने x इक्वल टू 0 रख दिया, x इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस के ऊपर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर इसमें x इक्वल टू 0 रखा, सिर्फ y बचा होगा, उस क्वाड्रेटिक होगा, y उस सेकेंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व किए में y का 2 वैल्यू आया होगा। वो दोनों वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कर्व जहां जहां y एक्सिस को कट कर रहा होगा उन दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दिया होगा। तो ये 2 पॉइंट मान लो हमने इसको सॉल्व किया और इसमें y का वैल्यू हमें आ गया p, q।
तो मतलब इन दोनों पॉइंट, 2 पॉइंट पे कट किया है, इन दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें दे दिया p एंड q। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, 0, p एंड 0, q। चलिए एक एटीसी में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लेट f ऑफ x, y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ सर्कल। ठीक है, कोई बात नहीं, सर्कल रिप्रेजेंट करता है। इफ f ऑफ 0, a हैज रूट्स a2, 3, 0, a। इस बार क्या किया, x के जगह 0 रख दिया। x 0 मतलब ये सर्कल, ये जो सर्कल है y एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट किया होगा उन दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें दे दिया होगा, और उसने बताया ये 2, 3 है, मतलब a2 और a3। फिर बोलता है f ऑफ a, 0। f ऑफ a, 0 का मतलब क्या है? अच्छा, x कोऑर्डिनेट तो यहाँ 0 होगा। f ऑफ a, 0 मतलब क्या किया हमने, y इक्वल टू 0 रख दिया। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया होगा उन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट हमें मिल गए होंगे, और वो आया है क्वेश्चन में, इसमें लिखा हुआ है 12, 1/2। ये 1/2 छोटा है, पहले आएगा, 12 बाद में आएगा। ये 12, 0 और 1/2, 0। हम मुझसे इस सर्कल का सेंटर पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? ये है सेंटर। अब आपको मैंने बेसिक बताया था, जब भी सर्कल में कॉर्ड दिख जाए सेंटर से परपेंडिकुलर जरूर ड्रॉप करो। मैंने बोला था 99% क्वेश्चन सॉल्व होता है, यहाँ होगा। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये कॉर्ड को क्या करता है, सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो अगर क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया, ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट भी इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है ना। अगर मान लो कोई एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। उसी फॉर्मूले से इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये 12 है, 12 प्लस 1/2 एंड 0 प्लस 0/2। इसमें कुछ होगा नहीं। तो ये कितना आ रहा है, 25/4, 0। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट 3 प्लस 0 एंड 3 प्लस 2/5, 5/2। मिड पॉइंट निकाल लिया, सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब आपको बेसिक में समझाया था। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ जाने से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 25/4 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 25/4 हो गया होगा। और y कोऑर्डिनेट, ये वाला लेंथ, ये कितना है 5/2, तो ये 5/2 हो जाएगा, और इसका आंसर आ गया 25/4, 5/2। ओके, चलिए मैं आपसे एक शॉर्ट ट्रिक शेयर करता हूँ। वो क्या है, बहुत टाइम क्या होता है, सर्कल है और इसके अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्राइब किया। बहुत सारे कंपटीशन में मैंने इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखा है, एटीसी में भी देखा है। तो इस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया कब होगा ऐसा पूछता है, या बहुत टाइम पूछ लेता है कि इस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया कितना होगा। सर्कल का रेडियस दे देगा आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, तो देखो पहली बात तो ये कि अगर सर्कल के अंदर ट्राइंगल इंस्क्राइब किया है तो उसका मैक्सिमम एरिया तब होता है जब वो ट्राइंगल इक्विलैटरल होगा। ठीक है, और सेकेंड थिंग, अगर वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा। ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया या फिर बोल सकते हैं इस सर्कल के अंदर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल डाल दिया तो उसका एरिया कितना होगा। ये कितना होता है, √3/4। वैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है कि ना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ साइड की जगह आपको कुछ नहीं करना, सर्कल का रेडियस ले लेना है, लर्न करना आसान है। और एक एक्स्ट्रा थिंग, और इसमें इसको एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड की जगह रेडियस ले लो और एक एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। एक क्वेश्चन देख लो जो एटीसी में आया हुआ है, a triangle of maximum area inscribed in a circle of radius r is, 4 ऑप्शंस है। तो कब होगा, जब इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ हाइपोटेन्यूज मेजर्स इक्वल टू 2r, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसे कई ऑप्शंस है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब ये ट्राइंगल
एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है। फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब इन ए सर्कल, और सर्कल का इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 4y माइनस 32 इक्वल टू 0। तो सिंपल अपने पास ट्रिक है, बस इसका रेडियस पता कर लो। रेडियस होता क्या है सर्कल का, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस होता है। जी का वैल्यू पता करो, 2g इक्वल टू माइनस 16, जी का वैल्यू माइनस 8, 2f इक्वल टू 4, f का वैल्यू कितना 2, c का वैल्यू माइनस 32। यहाँ रख देते हैं जी स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर 64, एफ स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, माइनस ऑफ माइनस 32 प्लस 32, ये कितना हो गया 68 प्लस 32 102 100, ये हो गया आपका 10। रेडियस आ गया 10, तो ये मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ रख दो 3 इंटू रूट 3/4 एंड रेडियस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 रूट 3/4 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 75 रूट 3 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्रीन पे आपको विजिबल है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 3,4 एंड हुज टचेस द लाइन 5x + 12y = 1। देखो, अब सर्कल्स का इक्वेशन निकालने जब भी क्वेश्चन आए, दो चीज हमें पता होना चाहिए, उसका सेंटर और रेडियस, चाहे आप जैसे पता करो। अगर उसका सेंटर पता है से h, k एंड रेडियस इज r, देन इक्वेशन इज दिस। सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन, हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन डायग्राम बना के करना है। तो इस सर्कल का सेंटर हमें दिया है 3,4 और बोला है कि इस लाइन को टच करता है। टच मतलब वो उसका टेंजेंट है, और आपको पहले पता रखा है कि रेडियस और टेंजेंट को मिलाओगे तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है और यही इसका रेडियस हो जाएगा। ओके, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए OM। OM कैसे निकालेंगे, तो OM का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, उसका फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया है आपसे। तो OM निकाल लेते हैं, वही रेडियस हो जाएगा। OM इक्वल टू, इस पॉइंट को इस लाइन में लोड कर दो, 5 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और मॉड ले लेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बनाने के लिए। 15 प्लस 48 52 बाई, ये आ जाएगा रूट 13 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये मेरा गया 52/30। (62) 62/30, ये हो गया मेरा रेडियस। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 62/13 का होल स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो गया। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। Find the equation of circle which touches the axis of y at a distance 4 from the origin towards positive side of y-axis and cuts off an intercept of length 6 from the x-axis। एक सर्कल है जो y-axis को टच करता है। डायग्राम हमेशा बनाना चाहिए कहाँ पे, पॉजिटिव साइड में एट ए डिस्टेंस 4 फ्रॉम ओरिजिन। मान लो अगर यहाँ पे ओरिजिन ले लिया, इससे डिस्टेंस 4 पे, तो और x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो ये ओरिजिन है, यहाँ से 4 डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 0,4, ये डिस्टेंस 4 है, और इस पे 6 लेंथ का इंटरसेप्ट कट करता है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी सर्कल में आपको कॉर्ड दिखे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये लेंथ कितना हो जाएगा 3, ये 3, इसको बाइसेक्ट करता है, सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब हमें पता क्या करना है, इसका सेंटर और रेडियस, इक्वेशन आ जाएगा। तो अब यहां से देखो
ये टेंजेंट है, इससे इसको मिला दिया, ये परपेंडिकुलर भी होगा और रेडियस के इक्वल भी होगा। तो अब इसका सेंटर का इक्वेशन क्या सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट यहां से यहां का डिस्टेंस जो कि इक्वल है आर के, और वाई कोऑर्डिनेट ए डिस्टेंस जो कि 4 है, आर कॉमा 4 और रेडियस आर। बस आर निकल जाएगा, काम हो जाएगा। आर क्या होगा? और अगर मैं यहां से यहां इसको ज्वाइन कर दूं, ये तो रेडियस ही होगा सर्कल का, ये सर्कल का रेडियस होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस 4 है तो ये भी डिस्टेंस हो, ये रेक्टेंगल है ना, अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल, शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। ये 4 तो ये भी 4 और ये 3। तो अगर मैं इसको पॉइंट्स को नाम दे दूं इस तरीके से, और इन ट्राइंगल OMA ये रेडियस है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ रेडियस है r का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर, OM कितना है 4 और AM कितना है 3, सो R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो R का वैल्यू आ गया मेरा 5, इसका रेडियस आ गया। अब सेंटर भी रेडियस आ गया तो इसको 5 लिख देते हैं। तो अब सर्कल का इक्वेशन आ गया, x माइनस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, और रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो भी बच रहा है सर्कल का, और भी इक्वेशन से रिलेटेड बातें हमें आपको बताना है, साथ में इसके इंटरसेप्ट का लेंथ, इसके कॉर्ड का लेंथ, ये सारा हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।